जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत जी। अच्छा रहा आपने जो कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग के अप्स एंड डाउन बताए, जो आपने कैपिटल मार्केट की जो चीज़ें बताई हैं। अब मैं चाहूँगा कि 50 साल की उम्र में आपने अपने करियर को चेंज करने के लिए सोचा, राइट। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सोचा और फिर अभी भी मेरा ख़्याल है इसके बाद से आप 2 चीज़ों को बैकअप देख रहे थे ये, एक आपकी स्पोर्ट्स की कोई कंपनी जी, थी जी, जी। और दूसरा आप लोगों का ट्रेनिंग का था। ट्रेनिंग जी, बिल्कुल। तो आप दोनों तजुर्बा शेयर करें। अच्छा, जब मैंने 2016 में छोड़ा तो उस समय मेरा कोई इरादा नहीं था क्या करूँगा, उसमें कोई आइडिया नहीं था। मैंने कहा था कि अभी जाएँगे फिर सोचेंगे। तो एक वक़्त पे मैं अपने मेरे बड़े क्लोज़ फ्रेंड हैं, उनके साथ मैं बैठ के बात कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि ऐसी बात हुई कि स्पोर्ट्स वगैरह के बारे में बात हुई। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, चीज़ें मिलती नहीं हैं, ये नहीं। तो उसके बाद मुझे आइडिया क्लिक किया कि स्पोर्ट्स वैसे ही मेरा पैशन था। तो इससे पहले एक प्रोजेक्ट और मैंने किया था, ये इन्हीं दोस्त के साथ जिनके साथ मैं बैठ के बात कर रहा था। 2004 में हमने वो क्रिकेट देख रहे थे, ऑस्ट्रेलिया से मैच आ रहा था, उसमें वो क्रिकेट बैट नजर आया जिसमें साइन है ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन के, मेमोरेबिलिया जिसको आप कहते हैं। तो उसने मुझे, मैं उस वक्त एशियन डेवलपमेंट बैंक में काम करता था इस्लामाबाद में, तो उसने कहा कि आप ऐसा ये बताएं, लेट्स डेवलप दिस बैट फॉर हुँ, पाकिस्तान। हुँ, अभी तक पाकिस्तान में ऐसा कोई बैट डेवलप नहीं, तो हमने कहा चलें लेट्स डू इट। तो हमने आइडिया ये किया कि हमने कहा कि पाकिस्तान के जितने टॉप क्रिकेटर्स हैं, बैट्समैन पास्ट के और करंट, उनसे हम बात करते हैं, उनसे साइन करवाते हैं और फिर हम एक प्रोडक्ट बना के फिर बेचते हैं उसको। तो ये मेरा समझे एंटरप्रेन्योरशिप का पहला एक्सपीरियंस था। तो हमने वो बैट बनाए, हमने सियालकोट भी गए, बैट भी लेके आए वहाँ से, हमने प्लेयर्स ढूंढे। तो हमको इत्तेफाक से 12 हमें टॉप पाकिस्तान बैट्समैन मिल गए। हमने उनको पेमेंट्स की। अच्छा। जो करंट प्लेयर थे जैसे इंजमाम, यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ, जो पहले यूसुफ योहाना होते थे, उस वक्त यूसुफ योहाना होते थे, उनको हमने अच्छे खासे पैसे दिए। सारे क्रिकेटर्स को तकरीबन में पैसे दिए। तो ये बैट हमने डेवलप किया और ये सोवेनियर हाँ, सुवेनियर एक एक दो हमने 250 बैट्स बनाए टोटल। 250 बैच। 250 बैट, उन पे हर पे ओरिजिनल सिग्नेचर करवाई प्लेयर हाँ, से, हाँ, हाँ। बैटिंग लेजेंड्स का नाम से। अभी भी अगर आप सर्च करें गूगल, तो बैटिंग लेजेंड्स अगर आप करेंगे या हमारी स्पोर्ट्स स्टोर की वेबसाइट पे देखें तो वहाँ वो बैट नजर आएगा। सही। तो ये 250 बैट हमने बनाए और हमने सिर्फ उसमें एक प्लेयर ने हमसे मना कर दिया, माजिद खान, उसने कहा कि मैं साइन नहीं करूंगा इस बैट के ऊपर, हुँ, इसलिए कि ये मैं जो है ना, मैं नहीं समझता ये कमर्शियल होना चाहिए। ये प्योरली कमर्शियल प्रोजेक्ट था हमारा, बिकॉज हमने इनसे हुँ, पैसे दिए थे हुँ। तो हमने बेच के आगे कुछ कमाना ही था। तो हमने जो पहला बैट बनाया और तकरीबन 2005 की शुरू में हमने वो बैट बनाया, उसके लिए फ्रेम डेवलप किया और फिर हमने उसकी मार्केटिंग शुरू की, वेबसाइट बनाई और ये किया। उन सब की वीडियोस बनाई हुई थी हमने, जो प्लेयर्स साइन कर रहे थे उनसे हमने सर्टिफिकेट भी साइन करवाए हुए थे। एनीवे, जब ये हमने लॉन्च किया पहला बैट, हमने $2500, $2500 का बैट, एक बैट हमने रखा था। फिर हमने लॉन्च किया वो, बिकॉज ये मेमोरेबिलिया होते हैं ना, बड़े महंगे होते हैं। अच्छा, जिसको वैल्यू पता होती है वो बहुत पैसे दे देता है, जिसको वैल्यू नहीं होती हाँ, वो तो 2000 भी नहीं देता वो हाँ, फिर। तो हमने किया, तो इत्तेफाक से 2 दिन बाद ऑर्डर भी आ गया एक, कोई $2500 पे किसी ने इस्लामाबाद से हमसे खरीद लिया बैट। हाँ, फिर उसके कुछ दिन बाद एक और ऑर्डर आ गया। हम तो बड़े खुश हुए। यूनियन बैंक के उस वक्त सीईओ होते थे शौकत तरीन साहब, हाँ, 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 उन्होंने एक बैट खरीदा $2500 का हमसे। हाँ, फिर एक दो बैट बिके होंगे और फिर उसके बाद क्या हुआ, हमारी बैट की सेल बिल्कुल तकरीबन समझे कम हो गई, फिर उन्होंने प्राइस भी कम कर दिए। हाँ। लेकिन ये कि ये प्रोजेक्ट ये हुआ ये कि ये जितनी साइनिंग हुई थी वो मेरे घर पे हुई थी। अच्छा, उसी घर में हुई थी, उसी ड्राइंग रूम में हुई थी जहाँ हम इन्हीं प्लेयर्स को टीवी पे देखते थे। तो एक बहुत पैशन और शौक भी था इसके अंदर। अल्टीमेटली आज तक कितने बैट विकेट हाँ, टोटल? आज तक जो है ना, तकरीबन समझे 20 साल हो गए और तकरीबन हमने कोई 110 या 115 बैट बेच दिए हैं। और लेकिन जो हम आजकल बैट बेच रहे हैं वो 100,000 रुपीज़ का बेचते हैं। अभी भी बैट बेचते हैं, अभी भी वेबसाइट पे ऑर्डर आ जाते हैं। लेकिन इसमें बहुत बड़ा, हमारे जो बैट्स खरीदे ना बहुत अच्छे लोगों ने खरीदे, सीईओ, चेयरमैन, कॉर्पोरेट। और अभी किसी कंपनी ने गिफ्ट लिया, गिफ्ट के तौर पे लिया हमसे बैट्स, और वो सऊदी एक कंपनी को गिफ्ट दिए उन्होंने। तो ये हमारा चूंकि बहुत शौक था, इसका कैश ब्रेक इवन कोई 8 साल बाद हुआ हमारा। 8 साल बाद हमने इतना रिकवर करिए, जो हमने कैश लगाया था हाँ। वो रिकवर। लेकिन ये देखिए प्रोजेक्ट का इंपॉर्टेंस देखें, ये प्रोजेक्ट प्योरली कमर्शियल नहीं था ये। नहीं कि इसकी बहुत अच्छी मार्केटिंग नहीं हो पाई थी, वरना तो 1 लाख रुपए की बड़ी चीज तो नहीं है। देखिए उस जमाने की बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन हाँ, चूंकि आगे क्राइसिस वगैरह भी आ गया उसके बाद। लेकिन ये आप बात सही कर रहे हैं, बिकॉज हमने इस पर इतना फोकस नहीं किया। लेकिन हमने बाद में जब थोड़ा सा फोकस किया, इसकी वेबसाइट और सोशल मीडिया में हमने एक्टिव किया। उसके आपके जो पार्टनर थे वो और कोई काम करते थे? जी जी, वो भी एक काम करते थे, मैं भी जॉब करता था, हम लोग शौक किया था। एक ये भी है जी जी, बिल्कुल। कि देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है हाँ, कि अगर आपने कोई चीज़ करनी है तो आपको फुल फोकस के साथ फुल करना फोकस करना पड़ेगा। है। लेकिन देखिए इसमें बहुत सारा एस्पेक्ट ना, पैशन का बड़ा रोल था। हमने बहुत शौकिया इसको शुरू किया था। कमर्शियल तो हमारा एक एंगल था, लेकिन हमने शुरू किया पैशन के साथ। हमने बेचे भी, हम आई थिंक कैश ब्रेक इवन भी हमारा हो गया था। अब हम उसको सेल करते हैं अभी भी अपनी वेबसाइट के थ्रू और आ जाते हैं ऑर्डर।
लोग लेते हैं, अभी भी लोग लेते हैं, जो पुराने लोग हैं, जो उनको पता है इन प्लेयर्स के बारे में। तो इसकी वैल्यू बहुत हाई है, लोग काफ़ी बाहर से, दुबई वगैरह से भी खरीदते हैं, इंग्लैंड से भी ऑर्डर आते हैं इसके, इंग्लैंड में भी बेचे हैं हमने। ये तो एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है कि जो ऑक्शन होते हैं बाद बहुत महंगे बिकते हैं, चाहे गेंद हो चाहे बैट हो। तो नहीं, इसमें हमें बहुत सारे लोगों ने ऑफर किया कि आप इसके ना वो कर दें, चैरिटी कर दें, और 2 नंबर की सजेशन हमें काफ़ी दिए, प्लेयर्स ने ही दिए इनफैक्ट। तो हमने वो एक्सेप्ट नहीं किया कि आप चैरिटी में नहीं दें पैसे, आप रख लें और बेच दें बैट हाई प्राइस पे। तो मैंने कहा नहीं भाई, हमें ये सब नहीं करना है, आप हमें इसमें नहीं घुमाएं। तो अच्छा, उसी की बात मैं कर रहा हूँ कि उसी जो मेरे साथ पार्टनर था, तो उसने ये आइडिया दिया। उसके बाद मेरे जहन में आइडिया कि हम एक स्पोर्ट्स स्टोर बना लेते हैं, क्योंकि हमने पहले ही स्पोर्ट्स की एक प्रोडक्ट बनाई हुई है। तो हमें बिल्कुल आया, मैंने उसको ऑफर किया, यार तुम आ जाओ मेरे साथ, पार्टनर बन जाओ इसके और स्पोर्ट्स पे आ जाओ। अच्छा, वो उस वक्त अपना काम भी कर रहा था, फुल टाइम मैं था इसमें और वो थे। हमने मिलके पाकिस्तान का पहला ऑनलाइन स्पोर्ट्स स्टोर बनाया, द स्पोर्ट्स स्टोर .pk के नाम से हमने बनाया है। और उसके ये नाम जो था मेरी बेटी ने सजेस्ट किया था, तो हमने इस तरह से हमने काम शुरू किया। लेकिन हमारा आइडिया ये था कि हमने बात हुई कि फिजिबिलिटी बना ले इसकी। मैंने कहा फिजिबिलिटी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, हम सीरीज में बनाते हैं, 2 साल का बजट बना लेते हैं कि हमारा कैश कितना हमें ज़रूरत होगा। देखिए, पाकिस्तान में 100 मिलियन से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि 30 की एज से कम है, जो स्पोर्ट्स ज़रूर खेलते हैं, और पाकिस्तान वैसे ही स्पोर्ट्स क्रेजी नेशन है। तो हमने कहा कि देखिए यार, बिगनर प्रोडक्ट का कोई इशू नहीं है। तो हमने 5, 6, 7 प्रोडक्ट्स उस वक्त आइडेंटिफाई की, फिर हमने वेबसाइट डेवलप की। लेकिन हमने ये कहा कि हमने जल्द से जल्द मार्केट में चले जाते हैं। फिर हमने दुनिया की जितनी कंपनीज थी, स्पोर्ट्स कंपनी, हमको उनको ईमेल किया हमने, और तकरीबन सारी कंपनीज को, जो बड़ी कंपनीज थी, उनकी वेबसाइट पे गए, वहाँ से बिल्कुल बेसिक काम किया हमने, कोई इतना हमें वो नहीं किया। अच्छा, उसमें से क्या हुआ कि बहुत सारों ने तो रिग्रेट कर दिया। अच्छा, इत्तेफाक से उसमें 1-2 कंपनीज ने हमें बोल दिया कि आप ऐसा करें, हमें फिजिबिलिटी बना के दे दें कोई। तो आपको पता है कि चूंकि कॉर्पोरेट बैंकिंग में भी काम किया हुआ है और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में, फिजिबिलिटी बनाना, प्रेजेंटेशन बनाना, ये तो आपको पता है कोई इशू नहीं है। हमने बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई हमने। तो हमने इस तरह से क्या, 1-2 हमने ग्लोबल ब्रांड्स को हमने लिखा, जिसमें एक इटली का एक ब्रांड है अरीना, उसकी स्विमिंग कंपनी है। इटली का एक और ब्रांड है लोटो एक। तो उनको हमने ये किया कि दोनों ने एग्री कर लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको अपनी प्रोडक्ट दें। हमें देखें, स्पोर्ट्स का हमें कुछ पता नहीं था, कस्टमर हाथ से सीखा हमने काफी। अगेन वो देखे ना, जो पहले भी मैंने कहा ना, जो कॉन्सेप्ट था वो था कि बाहर से खरीदो और बाहर ही बेच दो। हाँ, नहीं, बाहर से खरीदते नहीं है, पाकिस्तान में बेचने का। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में भी हमारा आइडिया ये था। पाकिस्तान में स्विमिंग कॉस्ट्यूम कितनी बड़ी मार्केट, मैं अभी मैं बताता हूँ आपको। तो होता ये कि पाकिस्तान में हमने ऐसी वेबसाइट लॉन्च की है जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। जी, मैंने देखी, वो गोल्फ भी है। अच्छा, इस इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि यहाँ पे अगेन एक्सपीरियंस से सीखा हमने। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अगर आपने देखा हो ना, वो एक ये सुना होगा, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने भी कहा कि हम किसी 1-2 कार्ड के ऊपर काफी आइटम होने चाहिए। हाँ, 1-2 आइटम्स पे हम फोकस नहीं करते, 1-2 स्पोर्ट्स पे, बिकॉज ये बड़ा सीजनल भी होती है। क्रिकेट होता है, समर विंटर में चलती है, और स्विमिंग होती है, समर की प्रोडक्ट है, साइकिलिंग है, इस तरह की डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। तो हमने उसके बाद, हमने जब वेबसाइट हमारी बन गई, हमने फिर भी पाकिस्तान में भी हमने बहुत सारे सप्लायर्स से बात की, और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। बिकॉज आई थिंक कि हमारा प्रोफाइल भी अच्छा था, बहुत एजुकेटेड, MBA थे, वो भी IBA से MBA थे, मैं भी IBA से MBA था, और अच्छा एक्सपीरियंस था और ट्रैक रिकॉर्ड था। एक चीज़ हमने रखी थी कि हम सिर्फ ओरिजिनल प्रोडक्ट्स बेचेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि कस्टमर का ट्रस्ट गेन करना बहुत ज़रूरी है। कस्टमर को अगर आप ओरिजिनल और ठीक देंगे, जो प्रॉमिस की चीज़ वो देंगे, तो वो आपके साथ दोबारा बिजनेस भी करेगा। तो उसमें ये हो कि हमें जो है ना, हमने भी सीखा मार्केट से। देखिए, सबसे ज़्यादा आपको जो कस्टमर सिखाता है। तो बहुत दफ़ा ऐसे हुआ कि कस्टमर से हमें कहा कि आप ये लाएं, वो लाएं, ये लाएं, तो हमने फिर वो प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए। स्विमिंग में भी यही हुआ कि हमने शुरू में सिर्फ बेसिक चीज़ें हमने मंगाई, तो हमें पता लगा कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी स्विमिंग मार्केट है। जो स्कूल्स के बच्चे हैं ना, उनकी कॉम्पिटिशन स्विमिंग होती है, और कॉम्पिटिशन स्विमिंग में वो बड़े महंगे सूट्स वो बाहर से मंगा रहे थे। वो एक सूट 30,000 40,000 का मंगा रहे थे। तो हमने वो अरीना से इंपोर्ट किया, हमने 15,000 में बेचना शुरू कर दिया वही। तो बड़े हमारे पास डिमांड आई उसकी, और बड़ी अच्छी हमने। ये एक्सपीरियंस है, ये बहुत एक्सपीरियंस। मैं समझता था कि शायद कोई भी नहीं बिका। नहीं, पाकिस्तान में बहुत स्विमिंग का स्कूल्स में बहुत ज्यादा है, प्लस ये कि सीनियर्स में भी है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। स्कूल्स में बहुत ज्यादा है डिमांड है। कराची में बहुत टूर्नामेंट्स होते हैं, स्कूल कॉम्पिटिशन होते हैं, उसमें ये हमारी चीजें बहुत बिकती हैं, और अच्छे महंगी चीजें लेते हैं लोग। अच्छे। आपका बिजनेस मॉडल क्या है? आपके पास इन्वेंटरी को बिल्डअप रखते हैं? हमारे शुरू में ये था कि हम जीरो इन्वेंटरी पे काम करेंगे, लेकिन वो चला नहीं मॉडल। बिकॉज देखिए, होता ये था कि सप्लायर बड़े अनरिलायबल होते हैं,
वो कहते हैं अवेलेबल है। जब वो ऑर्डर आ जाता था, जब हम उनके पास जाते तो कहते हैं नहीं वो तो खत्म हो गया हमारे पास। तो उससे हमारे ऑर्डर 20 से 25% ऑर्डर हमारे फेल हो जाते थे, ऑर्डर अच्छे जनरेट होते थे। और हमने ये रियलाइज किया कि ऑनलाइन की जो मार्केट है वो बहुत ह्यूज है। हमारे पास पाकिस्तान में गवादर और उसके पास पसरी से भी ऑर्डर आते थे। हमारे पास वहाँ से मुजफ्फराबाद और मीरपुर और ये जो ऑल बॉर्डर टाउन वहाँ से ऑर्डर आते थे। तो हमने रियलाइज़ किया कि ये हम ओरिजिनल चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं और अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं एट रीज़नेबल प्राइस, और तो उनके लिए बड़ा अच्छा होता था। हमारे तकरीबन समझें कि 1/3 ऑर्डर्स कराची से आते थे और 1/3 ऑर्डर्स हमारे बड़े दूसरे शहरों से, और 1/3 छोटे शहरों से, जिसमें लाला मूसा है या आपका पसनी है। तो 1/3 जो है हमारे ऑर्डर आते थे छोटे टाउन्स। और ये कि अभी भी वहीं से ज्यादा ग्रोथ आती है बिकॉज वहाँ पे लोगों की कैपेसिटी, कैश कैपेसिटी ज्यादा है वहाँ पे करने की। अच्छा जी जी, बिकॉज ऑप्शंस भी वहाँ उनके पास बहुत कम है। तो हमने इन चीज़ों पे फोकस किया। हमारे पाकिस्तान में काफ़ी सारे कंपनीज हैं जिनके फैक्ट्रीज हैं, वहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स सेंटर्स हैं। तो लेकिन वहाँ मेरा सवाल फोकस ये था करते कि हैं। जो बाहर के जो वेंडर हैं वो तो सियालकोट से माल उठाते जाते हैं। जी जी, उसमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं, हाँ। जैसे कि फुटबॉल है पाकिस्तान से जाती है वो, और कुछ स्पोर्ट्स वेयर है वो पाकिस्तान से जाती है। लेकिन हमने सियालकोट से भी चीज़ें बनवाई हैं, हमने अपने ब्रांड से भी बनवाई। हमारा फोकस अभी जो अगर आप समझ लें कि हम ये है कि पाकिस्तान में जो इम्पोर्टर्स हैं वहाँ उनसे हम लेते हैं चीज़ें, प्लस हम खुद इम्पोर्ट करते हैं चीज़ें। अब हम इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा ब्रांड है फिजिकल स्टोर भी आपका है जी। अब हमने सबसे अच्छा देखें, अब जब हम मेहनत कर रहे थे काफ़ी, हमने शुरू में स्पोर्ट्स पे ग्रोथ आना शुरू हुई हमारे, तो उसके बाद कोविड हो गया। हाँ जी, अब कोविड जो था वो आया और बिल्कुल अनसर्टेनिटी आगे बढ़ी। जी लेकिन हमने जब जिस दिन कोविड लॉकडाउन शुरू हुआ तो उस दिन हमने हमारा कंप्यूटर ऑन किया तो तकरीबन हमारे पास रिकॉर्ड ऑर्डर्स उस दिन आ गए, बिकॉज ऑनलाइन ऑर्डर्स थे। हाँ। और लोगों ने धड़ाधड़ ऑर्डर देना शुरू कर दिया, धड़ाधड़ ऑर्डर देना शुरू कर दिए। अब वो हमने देखा तो हमारे पास तो क्योंकि हमारे सप्लाई सारे बंद थे और हमारे पास जो इन्वेंट्री पड़ा था वो हमारे पास वो राइडर भी नहीं थे। हाँ। तो कंप्लीट लॉकडाउन था ना। हाँ, तो सुबह सुबह मैं, चूंकि मैं अपने ऑफिस के पास रहता था, वहाँ ऑफिस था हमारा, तो स्टोर नहीं था। तो सुबह गया मैं, जो ऑर्डर मैंने निकाले सारे प्रिंट आउट, जो चीजें पड़ी थी मैंने अपनी गाड़ी में रखी। चीफ एग्जीक्यूटिव साहब ने अपनी गाड़ी में जी जी, चीफ एग्जीक्यूटिव गाड़ी में रखी और गाड़ी में रख के मैं निकल गया देने के लिए लोगों को। और चूंकि लॉकडाउन में पीरियड होता था 5 बजे तक का, वो अलाउ कर देते थे कि आप गाड़ी में आप करें। तो जो चीजें थी वो मैं जाके लोगों को डिलीवर करता था। अच्छा, एक चीज मैंने रियलाइज की, जब डिलीवरी करते हैं तो लोग टिप भी देते हैं। अच्छा, एक खातून, अच्छा उस वक्त मैं एक दिन में, वो मेरी छोटी गाड़ी थी ना, ऑडी गाड़ी थी, तो उस पर मैं एक गया, एक लड़की थी, उसने स्विमिंग सूट ऑर्डर किया। स्विमिंग पूल था घर पे उनके, वहीं स्विमिंग करने के लिए। वैसे तो बाहर के स्विमिंग पूल बंद थे सारे। तो जब मैंने उसको सूट दिया, कोई 3,000 का था या 4,000 का था, तो 300-400 रुपये बच गए। तो उसने मेरे साथ गाड़ी देख के उसने कहा कि आप टिप रख लें अपने। मैंने कहा ये दिस अ गुड। एनीवे, हम लोगों ने ये था कि हमें मैक्सिमम कस्टमर को सर्विस करना, तो रोज धड़ाधड़ ऑर्डर आ रहे थे हमारे। तो हमने एक, हमारा मेन उस वक्त ऑर्डर लोग दे रहे थे वो फिटनेस इक्विपमेंट के। तो हमने, हमारे सप्लायर थे लाहौर, घर में जिम बनाना ये। तो हमारे लाहौर में फिटनेस के जो सप्लायर थे मेन लाहौर में थे, तो मैंने उनको फ़ोन किया कि देखें सर, ये तो हमारे पे ऑर्डर आ रहे हैं, तो आप हमें भेजें किसी तरह सामान। कह रहे नहीं, सब बंद है वो तो बंद, मना किया है, ये नहीं खुले और ये है वो है। तो मैंने कहा आप किसी तरह अरेंज करें। तो एक पूरा उन्होंने कंटेनर जो सामान का ना हमें वहाँ से भेज दिया उस पर, और उसमें साइकिल्स भी भेज दी। आपको पता है उस ज़माने में साइकिल्स का बहुत क्रेज हो गया था, बिकॉज जब कोविड का वो पीरियड होता था बाहर, तो साइकिलिंग करते थे। तो समझेंगे वो साल हमारा जो कोविड का साल था वो रिकॉर्ड ईयर हमारा हुआ, उसमें हमारी रिकॉर्ड सेल हुई और उससे हमें हेल्प, बिजनेस बैठ गए। वो हमारे लिए वो रिकॉर्ड साल था, बिकॉज सब दुकानें बंद थी और हम डिलीवर कर रहे थे चीजें और हो रही थी। और वो हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बड़ा स्टेबिलिटी का वो हो गया। उसके बाद ये हुआ कि हमारे नीचे दुकान थी, एक दुकान थी, कोविड में बंद हो गई वो, तो हमने वो दुकान ले ली उनसे और बड़े अच्छे रेट पे हमें उन्होंने दुकान दे दी। तो हमने फिर वहाँ एक स्टोर भी बना लिया अपना। और फिर जी उसके बाद ये हुआ कि जो चूंकि महंगाई, जब डॉलर एक्सचेंज रेट में चेंज आया, जी, उसके बाद हमारे बिजनेस मॉडल में काफ़ी इम्पैक्ट आया और चीज़ें महंगी हो गई। लेकिन अभी भी ये कि अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम ओरिजिनल इक्विपमेंट बेचते हैं और हम कॉपीज़ और वो फेक चीज़ें नहीं बेचते हैं, तो उस वजह से एक हमारी रेपुटेशन है मार्केट में, उस वजह से
हमारे पास नोटिस है कि जो इक्विपमेंट आप जाए तो फिर आफ्टर सेल सर्विस के मसाइल आते हैं, जैसे मुझे मालूम है हाँ, वो ये रनिंग की जो मशीन आती है जो घर के अंदर की, एक छोटा कार्ड लगा खराब हुआ बोले मशीन खत्म होगी। हाँ, उसमें हमें देखें अच्छी चीज़ है कि हमने अलाइंसेस बनाई, इन लोगों अलाइंसेस बनाई और उनके साथ हमने अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स किए, तो उसमें कि सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स भी अच्छे किए हमने, लोगों को ऑफर किया। और अलाइंस बनाने में ये होता है कि सप्लायर के साथ अगर आपकी अच्छी रिलेशनशिप हो ना, हमने एक चीज़ बड़ी शुरू में कर दी थी कि हमने कहा था कि हमें उधार नहीं चाहिए। तो देखें उधार होता है जहाँ लोग डरते, तो हम हर चीज़ कैश पे खरीदते थे उसको। तो उसके बाद ये कि हमारी अच्छी रेपुटेशन बन गई और हमारी अच्छी अलाइंसेस बन गई, तो लोगों ने कहा कि आप क्रेडिट ले लें हमसे, हम काम करें और हम आप हमें पैसे बाद में दे दें। तो उससे हमारे बिज़नेस को काफ़ी अच्छा बूस्ट मिला है। अभी भी हम जो है माशाल्लाह से पाकिस्तान में चंद स्पोर्ट्स स्टोर्स में से हैं जो कि ओरिजिनल इक्विपमेंट बेचते हैं सिर्फ, और हम बहुत वाइड वैरायटी ऑफ कस्टमर्स को कैटर करते हैं। तो ये बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा, और आई थिंक हमारे ग्रोथ के प्लान्स भी हैं इसमें। लेकिन एक चीज़ जो तस्लीम साहब मैं आपको बताऊं, जब आदमी जब खुद नौकरी करता है, नौकरी नहीं करता, खुद बिजनेस करता है ना, तो उसके बाद काफ़ी टाइम होता है सोचने का। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं और क्या मुझे शौक है करने का, तो मैंने कहा कि मैं ट्रेनिंग करूँगा, मैं बिकॉज मेरे ट्रेनिंग का बड़ा शौक था। हमने अपनी कंपनी में बड़ी ट्रेनिंग कराई और ये कराया, तो उसके बाद मैं उस डायरेक्शन में मैंने सोचना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद मैं एक कंपनी के साथ में ट्रेनिंग कराई थी यूबीएल में, ट्रेनिंग इम्पैक्ट उसका नाम है, लाहौर बेस्ड कंपनी है। वो आउटडोर बेस्ड ट्रेनिंग कराते हैं और एक्सपीरियंशियल बेस्ड ट्रेनिंग कराते हैं, नॉर्मल ये क्लासरूम ट्रेनिंग नहीं। तो एक क्योंकि पैशन था मेरा बड़ा, तो मैंने उनके साथ बात की, फिर मैं उनके साथ एज अ फैसिलिटेटर बिजनेस डेवलपमेंट में मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया, और बहुत अच्छे लोग हैं और वो अच्छा बिजनेस मॉडल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे एक टाइम मैं काफ़ी में भी लगाता हूँ। खैर ये तो कहना आप कहना है, लेकिन जो फीडबैक है मेरे पास वो ये है कि आप जो बुढ़े बैंकर बड़े नाराज रहते हैं कि आप उठा के 40-50 साल के 55 साल के लोगों को वो पहाड़ी की चोटी पे कहते हैं यहाँ से वहां तक पैदल जाओ, ये करेक्ट है? देखें बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। होता ये है कि देखिए होता क्या है, हमारे जो प्रोग्राम्स है ना, ज़्यादातर जो डिज़ाइन है वो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं। सही है। देखिए जब तक आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, आप सोचेंगे नहीं, कंफर्ट जोन के बाहर नहीं सोचेंगे। तो हमने इस तरह के प्रोग्राम्स किए हैं। अच्छा होता ये है, ये लीडरशिप प्रोग्राम्स है ज़्यादातर। लीडरशिप में होता ये है कि अगर आपने लीडरशिप डिसीजन सही नहीं लिए तो आपको मसला होगा, फिर आपको सामान भी कैरी करना पड़ेगा, आपको पहाड़ियाँ भी चढ़नी पड़ेंगी, हमेशा वे आउट होते हैं उसमें। तो अगर वो अच्छा लीडर वे आउट ढूंढ लेता है वो उसमें, अब वो कभी कंप्लेंट नहीं करता और वो आउट परफॉर्म करता है उसमें। तो हमें ये देखा कि सारा लीडरशिप का है सारा। अगर आपकी लीडरशिप स्किल्स अच्छी हैं, बेसिक होता क्या है, ये एक्सपीरियंशियल बेस्ड लर्निंग ये ऐसी होती है कि आप एक एक्सपेरिमेंट में उनको फेंकते हैं लोग। एक एक्सपेरिमेंट में जो आप फेंकते हैं उसमें लीडरशिप रोल देते हैं किसी को और उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो गेम होता है बेसिकली। जब वो गेम खेलते हैं तो जो गेम में जो उसकी वीकनेसेस होती हैं वो बड़ी साफ निकल के आ जाती हैं, उसकी स्ट्रेंथ्स भी आ जाती हैं साफ निकल के। अगर वो एक बहुत ही समझें कि डेलीगेट नहीं करता चीज़ें, तो जब वो टीम में जब उसको असाइनमेंट मिलता है, उसकी टीम होती है 5-6 लोग होते हैं नीचे, तो पता लग जाता है कि वो चीज़ें खुद करने की कोशिश कर रहा है। सही बात है। जब खुद करने की कोशिश कर रहा होता है वो टीम में डिसकंट्रोलमेंट बढ़ जाती है उसमें। अच्छा जब वो टास्क कर रहा होता है, अच्छा टास्क भी ऐसे होते हैं कि टास्क का डिजाइन टू फेल, बट टास्क का डिजाइन नॉट टू सक्सेस। सक्सेस वो लर्निंग ही नहीं होगी। तो होता है कि 99.9% टास्क ऐसे होते हैं जो फेल होते हैं एंड में। सही। अब जब फेलियर आता है तो फिर अब लोगों से सवाल किया जाता है, भाई अच्छा क्या हुआ, भाई क्यों फेल हुआ, आपने क्या किया था। अब वो जब टीम उसको कहती है कि सर वो तो ये हो गया ये हो गया, वो तो सर खुद डिसीजन ले रहे थे ये कर रहे थे, तो उससे पूछे भाई आप क्यों डिसीजन ले रहे थे, मतलब आपने ये चेक किया था कि आपकी टीम में, उसमें ऐसा टास्क होता है कि जी, खाना भी पकाना होता है खुद, और ये जो है ना वो सामान भी कैरी करना होता है और भी चीज़ें करनी होती हैं, जीपीएस वगैरह मैनेज करना होता है। तो लीडर अच्छा लीडर अगर होगा ना तो ये कहेगा कि किसकी क्या स्ट्रेंथ है और ये है वो, उस पर अपनी टीम की स्ट्रेंथ उसको पता होंगी। तो बाद में पता लगता है कि तो जो चीज़ लोगों को रियलाइज होती है 1 साल 2 साल बाद अपने रियल बॉस के साथ, वो वहाँ 5 घंटे में पता चल जाता है कि उसके बॉस में क्या मसला था और फेलियर बॉस की वजह से हुई। बहुत ही आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। मैंने लाइफ में ऐसे बॉस देखे हैं जो जिनके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि वो खुद ही एग्जीक्यूट करने बैठ जाते हैं। एब्सोल्युटली ये होता है, और जो कोई अच्छे बॉस की निशानी नहीं है। नहीं। अच्छा बॉस वो जो काम अच्छा ले सके, बिल्कुल उसको स्ट्रेंथ बताऊं अपने लोगों की और उनको एनकरेज करे, और जहाँ उसको शॉर्ट फॉल नजर आए वहाँ उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें। जी बिल्कुल। आप क्योंकि ट्रेनिंग वगैरह को प्रोवाइड करते हैं और यकीनन आपके पास जो मुख्तलिफ इदारे आते होंगे ट्रेनिंग के लिए,
डू यू रियली थिंक कि ये बाज़ इदारे जो हैं, ज़्यादातर इदारे जो हैं ट्रेनिंग के ऊपर इसको एक इन्वेस्टमेंट समझते हैं, उसमें सीरियस होते हैं अपने एम्प्लॉइज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या एक बजट का एक आइटम है तो देख लो भाई कौन आगे अच्छा उसको भेज दो? अच्छा, ये जो हमारी ट्रेनिंग है ना, एक्सपीरियंशियल और लीडरशिप बेस्ड ट्रेनिंग, ये महंगी है, सस्ती नहीं है। तो इसमें वही आता है जो सीरियस होता है, और इसमें ज़्यादातर 80-90% कस्टमर जो है ना वो मल्टीनेशनल्स हैं या गुड कॉर्पोरेट है। ये हमारी ट्रेनिंग शुगर वाली ट्रेनिंग नहीं है, ये हार्ड कोर लर्निंग है। बिकॉज अगर कोई, जैसे हमारी कस्टमर है नेस्ले है या पाकिस्तान टोबैको है या और टेलीनॉर है, मीज़ान बैंक ने भी ट्रेनिंग की। मीज़ान बैंक भी यही इंटेंट से आए थे। मीज़ान बैंक जो सीनियर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग हमने कराई थी, वो यही इंटेंट से आए थे कि लर्निंग हो उसमें। जो लर्निंग के लिए आता है ना, और वो पैसे खर्च करने में मसला नहीं होता उसको, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेता है उसको। और जो रूटीन वाली ट्रेनिंग्स होती है ना, वो फिर वो उसमें हम है नहीं उसमें। तो हमारी ट्रेनिंग में और लोग आते हैं, और प्लस ये कि जो आप एक्सपीरियंस के थ्रू लोग गुजरते हैं, तो उसकी जो इम्पैक्ट होता है ना, और पेन होता है उसको, वो उसका जो इम्पैक्ट है ना, उस पर समझेंगे नक्श हो जाता है। वो उसको याद हो जाता है कि यार ये मेरी ये गलतियां हुई थी, इससे मुझे ये मसला हुआ। और फिर आज का ट्रेनिंग कल का ट्रेनर है। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। वो भी जाके जो है ना लोगों के साथ इसी तरह वो ट्रेनिंग कराते हैं वो लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ट्रेन द ट्रेनर वाला भी इसके अंदर। तो इसमें होता है कि ये ट्रेनिंग बड़ी इफेक्टिव रहती है। ये इट्स नॉट लाइक क्लासरूम ट्रेनिंग में पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन हो गई, ये हो गया। तो प्रैक्टिकली आप कोई चीजें करते हैं तो आप सीखते भी उसमें जाता है। जब रात को पहाड़ी चोटी पे खाना बनाना होता है ना खुद से, और पहाड़ चोटी पे चढ़ के आना होता है, खाना भी लाना होता है अपना साथ, तो लोगों को याद आ जाता है। आप उनके दिल से पूछिए जिनको वाला खाना खाना पड़ता है बॉस के हाथ का, और तारीफें भी करनी पड़ती है। इत्तेफाक से होता है कि पहली रात जो है, अच्छा क्योंकि कैंपिंग करते हैं जिसमें ज्यादातर कैंपिंग होती है और पहाड़ी के पीक पे होती है, तो कैंप के अंदर वो जब जाके लेटते हैं, आते हैं थके हारे आते हैं, तो इतनी गालियां दे रहे होते हैं HR अपने हेड को, HR डिपार्टमेंट को गालियां दे रहे होते हैं, और हमें गालियां दे रहे होते हैं। और वो सारी वो समझते हैं कि आवाज जा नहीं रही, टेंट के बाद सारी आवाज आ रही होती है, हम भी सुन रहे होते हैं। लेकिन होता ये कि उस रात वो फिर खाना पकाते हैं, लेकिन चूंकि इतने थके हुए होते हैं, तो जो भी पकता है वो बड़े शुक्र से वो खा लेते हैं उसको। वो अगले दिन सुबह होती है, तो सुबह उठ के जब वो फ्रेश होते हैं, फिर हम एक डी ब्रीफ करते हैं। अच्छा, डी ब्रीफ में क्या होता है, फिर हम कहते हैं कि अच्छा हुआ क्या भाई, आपने क्या किया, आपने ये क्यों किया, आपने वो क्यों किया। तो जब लोग से जब ब्रीफिंग हो रही होती है, तो फिर पता लगता है कि गलतियां कहाँ होंगी लोगों की। और फिर लोगों को जब रियलाइज होता है कि जो भी मसला हुआ हमारी अपने लीडर की वजह से हुआ और हमारे अपने डिसीजन की वजह से हुआ, फिर वो कुछ नहीं बोलते हैं, फिर वो फिर हमारे साथ आ जाते हैं, वो कहते हैं हाँ ये बिल्कुल ठीक हुआ जो भी हुआ। लेकिन उन लीडर का क्या रिएक्शन होता है जो ये रियलाइज करते हैं कि उनके सारे मसाइल खड़े हुए? अच्छा मसला ये, अच्छा हम कुछ डिटेक्ट नहीं करते हैं किसी को, हम ये नहीं कहते कि तुमने ये गलती की, वो खुद एक्सेप्ट करते हैं गलती अपने मुंह से, कहते हैं हाँ ये मेरे से गलती हुई है। और प्लस उनके टीम मेंबर्स जो है ना उनको फीडबैक देते हैं कि सर ये आपने जो ना, आपने हमसे पूछा नहीं करने से पहले, अगर आप हमसे पूछ लेते तो हम आपको बता देते। अंडा तो वेव लाता है। हाँ ये हो जाता है। तो होता है कि जब इस तरह का माहौल होता है ना, वहाँ लर्निंग माहौल आ जाता है, डिफरेंट टच आता है। तो फिर जब आप खुद एक्सेप्ट करते हैं ना अपनी मिस्टेक, तो आप किसी को ब्लेम नहीं करते कि यार ये हुआ। तो इसमें बहुत अच्छे होते हैं। होता ये है कि तसीम साहब, इसमें मैंने ये देखा है कि कोई 6-7 साल से मैं करा रहा हूँ, इसमें रियल लीडर्स जो है ना वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं, बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। आप हमेशा एक जोर दे रहे हैं आइडेंटिफाई करने पे। तो क्या सिर्फ आइडेंटिफिकेशन आपका काम है या मेकिंग भी आपका काम है? नहीं देखिए, इसमें जब सबसे पहले देखें ना, प्रॉब्लम पता लगे किसके साथ क्या। जब प्रॉब्लम आपको पता चल जाती है तो जब ही सोल्यूशन आता है। लोग अगर कोई फूफा भरा हुआ है बंदे में और वो आता है पहाड़ी के बाद कि मुझे सब पता है, तो होता है कि हम एक प्री प्रोग्राम स्कैनिंग भी करते हैं, देखते हैं लोगों की वीकनेस स्ट्रेंथ्स क्या है, तो हम इस तरह डिजाइन करते हैं कि बड़ा ज्यादा जिस क्लास की आप बात कर रहे हैं उसने कभी अपना ब्रीफकेस ही उठाया होता है। हाँ बिल्कुल। जब वो वहाँ पहुंचते हैं घर से उनको आइडिया मुलाजिम जो है वो ब्रीफकेस ला के, वहाँ पे जो जिनमें लोगों ने ह्यूमिलिटी होती है ना, हम्बलनेस होती है, वो बड़े अच्छे परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वो लीडरशिप में आते हैं। मैं आपके मुंह से जुमला सुनना चाह रहा था कि जिन लीडरों में ह्यूमिलिटी होती है वो बहुत अच्छे लीडर साबित होते हैं। लेकिन जो लोग जिनमें एरोगेंस होती है वो बहुत मारे जाते हैं। हमारे प्रोग्राम में बेचारे वो बहुत बुरी तरह पिट जाते हैं, बिकॉज वहाँ तो कोई भी नहीं होता, क्योंकि लीडर तो वही जो टीम के साथ लेके चलता है और टीम को बनाए, डेवलप करे। अब लीडर अगर निकल गया कहीं भी लागे और टीम पूरी पीछे रहेगी तो बिल्कुल यही होता है। बिकॉज लीडर का रोल होता है कि अपनी टीम की सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में ख्याल करना है, उसकी फूड वगैरह के बारे में, उसकी जो है रिस्क मैनेजमेंट करनी है उसने, लीडर ने। असल चीज तो ये है कि आदमी को खुद मजा आए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। देखिए वरना तो बेकार है। हाँ,
पैसे अगर कमाना आपने जरूरी है। आपको किसी ने कहना है ये काम करना है तो आप वो काम नहीं करेंगे वो कभी भी सही तरह। हम्म, आप खुद से दिल से काम करते हैं, जैसे आप ये कर रहे हैं वीडियो रिकॉर्डिंग, दिल से काम कर रहे हैं या आप ऐसे नहीं सोचेंगे इसकी कोई मॉनेटरी बेनिफिट है बड़े ये तौबा है। करें। हाँ, तो ये यही है ना सारी चीज सारी। असल चीज होता है। असल चीज ये है कि आप पैशन फॉलो करें। मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा आया। और ऑन एयर तो इतनी जा सकता था जितना ये 6 किस्तों में गया है, जी लेकिन इंशाल्लाह आपसे बातें रहेंगी। ये इंशाल्लाह। तो जनाब बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और अगर आप लोग कोई मीर साहब से अगर कोई मजीद कोई रब्ता करना चाहें, बात करना चाहें, तो मैं इनका नंबर भी आपकी यहाँ से दे जी, सकता हूँ बिल्कुल, स्क्रीन के ऊपर, बिल्कुल ताकि खुसूसन ट्रेनिंग के हवाले से, बिल्कुल, स्पोर्ट्स के हवाले से जाना चाहेंगे तो यकीनन ये आपकी बहुत अच्छी रहनुमाई करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया तसीम साहब आपके साथ बहुत मजा बातचीत आया में। मुझे। जी जी जी।